तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ एमजेसी एमआईसी फिजिक्स। और हम लोग स्टार्ट किए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को। तो ये हमारा थर्ड क्लास है सब्जेक्टिव की सीरीज में, और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस तरह से है। तो ये सारे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये है कि स्टेट एंड प्रूव गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आने की संभावना है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वी आर फेसिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हमारा फाइल जो है थोड़ा सा स्टेगनेट हो गया, ठहर गया है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, एस्टैब्लिश द रिलेशन dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए प्रोबेबल है, दैट इज एक्सप्लेन द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के कर्ल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ओके, नेक्स्ट गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, दैट इज सो दैट कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ग्रेड फाई का जब कर्ल निकालेंगे तो कितना होगा? वो जीरो होगा। स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को क्या करना है? लिखना है और इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, प्रूव भी करना है। इसके अलावा सो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज वेक्टर। ठीक है, आपको शो करना है कि किसी स्केलर का जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड हाउ कूलम्स लॉ डिराइव फ्रॉम दिस लॉ। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाउस लॉ के बारे में। ठीक है, क्योंकि दो बार पूछा है। तो पहला प्रश्न आपका है कि एक्सप्रेस गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, हाउ कूलम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लॉ, मतलब कूलम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं? गाउस लॉ की सहायता से। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक अलग टाइप से पूछ सकता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका स्टेट एंड प्रूव गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, आपको प्रूव करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को। ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है। तो बिफोर स्टडिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको स्टडी करने से पहले जो है, ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डाइवर्जेंस। तो एक ऑपरेटर होता है डेल। ठीक है, डेल एक ऑपरेटर होता है वेक्टर अलजेब्रा में, जिसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर। तो हमें क्या करना है? प्रूव करना है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को। पहले हम समझते हैं कि डाइवर्जेंस होता है क्या, व्हाट इज डाइवर्जेंस। ठीक है, व्हाट इज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि सपोज करो कि ये कोई एरिया है। ठीक है, इस एरिया के पास हमने क्या किया? एक चार्ज को रखा। ठीक है, ये चार्ज आपका क्यू है। ठीक है, तो जब इस चार्ज से क्या होगा? जब इस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, और ये आपको जो निकल रहा है प्लेन में नहीं निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? ये 3D स्पेस में निकल रहा है। ठीक है, 3D स्पेस में। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके सामने हमने तीन एरिया रखा। ठीक है, या थ्री रिंग ले लिया। ठीक है, इस रिंग को तीन तरीके से रखा। ठीक है, तो पहले रिंग को हमने इस तरह रखा, सेकंड रिंग को हमने मान लो ऐसे रख दिया। ठीक है, यूं रख दिया, और जो थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग उसको हमने कुछ ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया। तो देखो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस रिंग से पास करेगा। ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? इससे क्या होगा? इससे मिनिमम फील्ड पास करेगा, और इससे जो है इन दोनों के बीच का फील्ड पास करेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी एरिया से पास करना, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एरिया का ओरिएंटेशन किस तरह का है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ फील्ड यूं जा रहा था, ऐसे जा रहा था। ठीक है, जैसे मान लो नदी का पानी है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, नदी का जो पानी है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया? खाली रिंग को यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? मैक्सिमम लाइन पास कर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लाइन पास कर जाएगा। अब हमने क्या किया कि सेकंड जो सरफेस लिया, ठीक है, उसमें क्या किया? इसको हमने कुछ ऐसे रख दिया। ठीक है, क्या होगा? बहुत कम लाइन पास करेगा, या नो लाइन विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया। थर्ड केस में हमने क्या किया कि लाइन को ऐसे रख दिया। ठीक है, सॉरी, रिंग को हमने ऐसे रखा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? कुछ लाइन पास करेगा, कुछ लाइन पास नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस दो तरह का होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, इसका मतलब फील्ड लाइन क्या है? फील्ड लाइन पर्टिकुलर एरिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है?
और डाइवर्जेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होगी, फिल लाइन जो है क्या कहते हैं अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, अब मान लो चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो तुम सभी ने पढ़ा है +2 क्लास में कि जब नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, फिल लाइन क्या होगा, इनसाइड होगा। तो फिल लाइन तुम्हारा क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है, अंदर की तरफ होगा। क्लियर है। तो नेगेटिव के केस में फिल लाइन तुम्हारा क्या होता है, इनसाइड होता है, ठीक है, इनसाइड होता है। तो ये जो मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो, फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए के लिए, ठीक है जी, फॉर एनी वेक्टर ए, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज, divergence is defined as defined as del dot पर्टिकुलर वेक्टर ए, ठीक है, डेल डॉट ए इक्वल टू, देखो डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए के साथ, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। गुड। अब देखो आप सभी ने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि आई आई वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर्स आर 1, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर वेक्टर्स आर 0। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही वेक्टर क्या होगा, जैसे वेक्टर आपका डिसिमिलर होगा, जैसे कि आई डॉट जे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डेल डॉट डेल डेल बाई डेल एक्स आई डॉट, ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई डॉट के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, और आई डॉट आई कितना होता है भैया, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। जब डेल बाई डेल एक्स आई डॉट जे निकालेंगे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसे देखो आई डॉट के क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड टर्म डेल बाई डेल वाई को लेते हैं, तो जे डॉट आई क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जे डॉट जे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए वाई बाई डेल वाई। ऐसे देखो जे डॉट के क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इस टर्म को तुम कंसिडर कर लो, तो के डॉट आई क्या होगा, 0 होगा, के डॉट जे क्या होगा, 0 होगा, के डॉट के क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डेल ए जेड बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस का डेफिनेशन होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस का डेफिनेशन होता है। ओके, अब देखो डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस, ठीक है, ये ऑपरेट कर रहा है किसी वेक्टर ए के ऊपर। क्लियर है। ओके, तो मान लो हमें डाइवर्जेंस निकालना हो तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। ओके, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, देयर इज अ वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर ए जो है वो तुम्हारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू, ठीक है, जेड क्यू, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है जी, ऐसा दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो इतना दिया हुआ है, तुम्हें फाइंड करना है इसका डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए, डेल डॉट ए निकालना है, ठीक है, डेल डॉट ए निकालना है। ओके, डेल डॉट ए निकालना है। ओके, ये वेक्टर मान लो इतना इंटू आई कैप है, ठीक है, इतना, ये इतना इंटू आई कैप है, और यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है, मॉडुलस को हटा दीजिए, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना आसान है ना, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आई वाला पार्ट दिया हुआ है, आई वाला पार्ट का मतलब सिर्फ ए एक्स वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ए एक्स वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ए एक्स वाला पार्ट दिया, मतलब हमें इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही हमें इस पार्ट की जरूरत है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि ए इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू, इतना दिया हुआ है, ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डेल डॉट ए, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल डॉट ए, ठीक है, डेल डॉट ए। तो देखो भैया आपका जो ए है वो कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू इंटू आई कैप का मतलब क्या हुआ, ये कि ये ए एक्स वाला पार्ट है, दिस इज ए एक्स पार्ट। तो डेल डॉट ए
बराबर हो जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। ये क्लियर है? तो ये है आपका डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, और ए एक्स कितना है भाई? ए एक्स है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर ठीक है, ये तीन वेक्टर मतलब थ्री वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एक्स के अलावा रेस्ट जितने भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो वाई स्क्वायर जेड क्यू यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। तो वाई स्क्वायर जेड क्यू ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है भाई, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x, 2 - 1। फॉर्मूला क्या होता है? nx n-1। ये आपका हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड क्यू, ठीक है। ये आपका डिफाइन हो गया। तो देखो, ये आपका डेफिनेशन था किसका? डेफिनेशन था आपका डाइवर्जेंस का, ठीक है। बट आपको प्रूव करना है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को, ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो पहले तो इसको स्टेट करना है कि व्हाट इज गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये होता क्या है, व्हाट इज गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या होता है ये। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टेट द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को, ठीक है भाई। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको स्टेट करना है, ठीक है भाई। थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो इसमें होता क्या है, ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो एरिया के ऊपर, ठीक है, ना कि लाइन के ऊपर। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, यहाँ पे ए कोई वेक्टर है। ओके, ए कोई वेक्टर, उसका हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ये आपका गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। वी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। ये हो जाएगा तुम्हारा रो डॉट ए, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा डेल डॉट ए, डेल डॉट ए इंटू डी बी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ठीक है, कि किसी इंटीग्रल को, किसी सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट किसमें करता है? वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। आ रहा समझ में? तो इफ यू हैव टू कन्वर्ट सम सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को, ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को। ओके, ये क्लियर हो गया। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राइट गाउस लॉ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंस फॉर्म, ठीक है। गाउस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। डाइवर्जेंस फॉर्म। तो पहले हम जानते हैं गाउस लॉ होता क्या, व्हाट इज गाउस, व्हाट इज गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है? अब सभी ने पढ़ा होगा कि यार, सॉरी 12वीं कक्षा में, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, क्लियर है, एक सरफेस है। ओके, और इस सरफेस से क्या हो रहा है? इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास कर रहा है। आ रहा समझ में? पास कर रहा है। तो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखो भाई, गाउस थ्योरम कहता है, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू थ्रू सरफेस, सरफेस इज
चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डॉट डी एस, ये तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये कौन सा लॉ है? ये आपका गाउस का लॉ है। ठीक है, गाउस लॉ। नाउ वी हैव टू राइट दिस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लॉ को लिखना है डाइवर्जेंस फॉर्म के रूप में लिखना है इसे हमें। ठीक है, तो हमें लिखना है इसको डाइवर्जेंस फॉर्म के रूप में। ठीक है भाई, तो चलो एक काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम फ्लक्स निकाल रहे थे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या स्फेरिकल सरफेस है। मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, दैट इज इन 3D स्पेस। ओके, जैसे मान लो कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और वो जो क्यू चार्ज यदि वो डाइवर्ज होगा, ठीक है, तो डाइवर्ज होगा तो क्या करेगा, स्फेरिकल बॉल बनाएगा वो। क्लियर है? क्योंकि डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है, डाइवर्जेंस 3D स्पेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यदि डाइवर्जेंस 3D स्पेस के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसके द्वारा जो इनक्लोज चार्ज होता है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो लिख लो आप। ठीक है, देखो भाई, ये आपका सरफेस और ये है चार्ज इनक्लोज। ठीक है, ये सरफेस, ये चार्ज इनक्लोज। ठीक है, चार्ज इनक्लोज। तो देखो भाई, जब सरफेस 1D हो, वन डायमेंशनल हो, तो चार्ज इनक्लोज होता है लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, या लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्यू बाई एल। सरफेस तुम्हारा 2D है, सिग्मा इंटू डी ए, या सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये क्यू बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, और जब सरफेस तुम्हारा 3D है, ठीक है, 3D, तो क्या होगा, रो इंटू डी वी। यहाँ पे रो क्या है तुम्हारा, रो है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू बाई वी। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्यू इन आपको दिख रहा है, क्यू इन, ठीक है, क्यू इन नेट चार्ज वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डीवी, और ये तुम्हारा वॉल्यूम इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। सो दिस इज योर वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। डीवी, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जो एलएचएस है, एलएचएस यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, और आरएचएस में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो क्या है, दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो या तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा या इसको सरफेस बनाना पड़ेगा, यही हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जानते हो कि हम सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, बाय यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि आई कैन, मतलब हम चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो देखो भाई, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट, नाउ फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, थ्योरम
आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डेल डॉट ई इंटू डी वी। ऐसा आप लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, फर्स्ट का जो आर एच एस है, आर एच एस वो क्या है तुम्हारा, रो बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी। और सेकंड का आर एच एस क्या है, डेल डॉट ई डी वी। और दोनों का एल एच एस क्या है, बराबर है, तो आर एच एस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई इंटू डी वी। देयर फॉर डेल डॉट ई, ठीक है, डेल डॉट ई डी वी, देखो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। अदरवाइज आप लिख सकते हैं डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो दो टर्म का प्रोडक्ट यदि जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों टर्म जीरो है, या दोनों में से कोई भी एक टर्म क्या है, जीरो है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या वॉल्यूम जीरो हो सकता है? तो वॉल्यूम जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम जीरो कभी नहीं होगा। तो एज डी वी इज नॉट जीरो, देयर फॉर डेल डॉट ई, डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा ना। तो देखो भाई, डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो है, तो देयर फॉर डेल डॉट ई बराबर क्या होगा बताओ, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसको बोलते हैं गाउस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म, ठीक है, इट इज कॉल्ड गाउस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गाउस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। दिस इज कॉल्ड गाउसेज लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। गाउसेज लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। ये क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, नो एनी डाउट। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो भाई, ए नॉट एक्स स्क्वायर फाइंड, ठीक है, फाइंड ठीक है, फाइंड रो, रो फाइंड, ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। तो देखो भैया डेल डॉट ई बराबर होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो पहले आप डेल डॉट ई निकाल लें,
तो डेल डॉट ई आपका हो जाएगा, डेल डॉट ई कितना बताओ। अच्छा ये आई कैप है मान लो, ठीक है, तो ये आपका है ए नॉट एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। तो देखो ये तो कॉमन सेंस है ना, कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा डेल बाई डेल नॉट एक्स स्क्वायर ए नॉट को बाहर कर दो, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। तो डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा 2x, ये होगा 2a नॉट एक्स, क्लियर है। ए नॉट एक्स हमें निकालना है, कि हमें निकालना है रो, क्या निकालना है, रो, ठीक है रो। तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डेल डॉट ई आपने फाइंड आउट किया 2a0x, और ये है आपका रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा बताओ, रो आ जाएगा 2a0 एप्सिलॉन नॉट एक्स। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, समझ गया। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको कि व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। प्रश्न को दोबारा देख लें आप, क्या प्रश्न पूछा हुआ है। स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, आपने लिख दिया व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एप्लीकेशन आपने बता दिया क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है। तो एक और प्रश्न था, दोनों प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि एक्सप्रेस गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको लिखना है फाई इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, ई डॉट डी एस, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, हाउ कुलम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लॉ, और कैसे आप कुलम्स लॉ को यहाँ से डिराइव करोगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम कुलम्स लॉ को यहाँ से हम डिराइव करेंगे, ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या समझते हैं, ठीक है, एंड व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप क्या समझते हैं, ठीक है। और आपको ये एस्टैब्लिश करना रिलेशन को, ये देखिए ई डॉट डी आर होगा, ठीक है, तो डी वी इक्वल टू ई डी आर, इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है आपको, ठीक है। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कैसे इसको प्रूव करेंगे समझिए इसको जरा। तो देखिए भाई, हमने क्या किया कि इस रीजन के अंदर जो है, ठीक है, मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये थ्योरी आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, ओके, ए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा, ठीक है, तो वी हैव टेकन अ चार्ज क्यू, ठीक है, टेकन अ चार्ज क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है और चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, ये क्लियर है। तो चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अप्लाइड फील्ड। यहाँ फोर्स क्या होगा बताओ भाई, यहाँ ये फोर्स हो गया, और ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई। इसका मतलब ये हुआ, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, क्यू placed in a region where electric field intensity is given by
गिवन बाय फोर्स एफ कितना होगा बताओ। फोर्स एफ होगा क्यू इंटू ई। ठीक है, फोर्स एफ होगा क्यू इंटू ई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब देखो जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो भाई, ये चार्ज है, चार्ज पे तुम्हारा फोर्स है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो ये चार्ज जो है, मान लो आफ्टर सम टाइम इस चार्ज का पोजीशन यहाँ पे होता है, और थोड़ी देर बाद ये चार्ज होता है तुम्हारा यहाँ पे डी आर पे। तो हमें पहले पता करना है कि इस पर्टिकुलर डी आर के लिए वर्क डन कितना होगा। ठीक है, इस डी आर के लिए वर्क डन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन कितना होगा। ओके, तो इस डी आर के लिए वर्क डन कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है भाई, वर्क डन कितना होगा ये पता करना है। गुड। तो देखो भाई, द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ओके, ऑन चार्ज क्यू, ओके, चार्ज क्यू बाय अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय। तो देखो भाई, वर्क डन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब देखो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर है, राइट की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी राइट की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ और डी आर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो एफ डॉट डी आर जो कितना होगा, एफ डी आर कॉस थीटा होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा एफ डी आर कॉस 0। और कॉस 0 तुम्हारा 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी आर। ठीक है, एफ डी आर, ओके, एफ डी आर, ओके, एफ डी आर। बट हमने एफ कितना निकाला है, एफ हमने निकाला है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, तो क्यू ई डॉट डी आर, डी आर, ओके, डी आर। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, वो फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है, तो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, ये कंजर्वेटिव है, एफ इज कंजर्वेटिव। व्हाट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बताओ भाई। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। फोर्स क्या होता है, पाथ के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फोर्स डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन, न कि पाथ, न कि नेचर ऑफ पाथ पे। ठीक है, तो फोर्स क्या आपका फोर्स आपका पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फोर्स क्या आपका पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कंजर्वेटिव दैट इज फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी du बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और देखो वर्क डन कितना है, क्यूवी डॉट डी आर, कितना है क्यूवी डॉट डी आर। क्यूवी डॉट डी आर क्लियर है, क्यूवी डॉट डी आर, ओके क्यूवी डॉट डी आर। So now from definition of electrostatic potential, yeah, as electrostatic potential is given by electrostatic potential is given by देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डी भी बराबर होता है डी यू बाई क्यू, क्या होता है डी यू बाई क्यू, ये डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डी भी बराबर होता है डी यू बाई क्यू, ओके। और डी यू कितना तुम्हारा, डी यू तुम्हारा माइनस क्यू ई डॉट डी आर, ये निकाले हो ना, कितना निकाले हो देखो, हमने जो डी यू फाइंड आउट किया दैट इज डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू वी डॉट डी आर, तो माइनस क्यू वी डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, कितना बचा तुम्हारे पास माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो देखो डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा देयरफॉर पोटेंशियल वी बराबर होगा इंटीग्रेशन डी वी, और डी वी कितना है माइनस ई डी आर है, माइनस ई डॉट डी आर, देखो ये स्टैब्लिश करना है ना, देयरफॉर वी इक्वल टू कितना हो गया माइनस ई डॉट डी आर, दिस यू हैव टू एस्टैब्लिश, ठीक है। ये आपसे पूछा एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में यही डेरिवेशन आया हुआ है, देखो। सो डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और प्रूव करना है कि डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, वही हमने प्रूव किया ना, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, बात बराबर ही है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या है ना कि दो तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो दो तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, जरा देखते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके बीएससी पार्ट 1 में क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, ठीक है, ओके। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेट, ओके, अदरवाइज दे विल आस्क यू टफ क्वेश्चन, ओके। चलिए तो ये क्लियर है भाई, v इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब देखो यहाँ से एक और रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वो क्या रिलेशन है देखो जरा, वो रिलेशन क्या है, तो देखो भाई डी वी इक्वल टू आपने निकाल लिया माइनस ई डॉट डी आर, क्लियर है। अब देखो एज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस, ठीक है, प्लस ई जेड के कैप, के कैप, ठीक है, के कैप। और जो डी आर है, डी आर वो है आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्लियर है। ऐसा हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते बताओ, किसी वेक्टर को हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, ई वेक्टर को ब्रेक कर दिया ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के में, सिमिलरली हमने क्या किया, डी आर को ब्रेक कर दिया डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, इसमें ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, ये सिंपल है, कुछ है ना इसमें।
तो देखो भाई, ई डॉट डी आर जो तुम निकालोगे, ई डॉट डी आर, वो क्या होगा बताओ? ई एक्स इंटू डी एक्स, ई एक्स डी एक्स आप जानते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? यदि नहीं जानते तो लिख लीजिए। यदि एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कितनी इसकी वैल्यू है? सेकेंड वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये क्लियर है भाई? ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि आई डॉट आई ऑलवेज वन होगा, मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वन होता है। और डिसिमिलर के लिए कितना होता है? जीरो होता है। जब तुम ए डॉट भी निकालोगे ना, निकाल के देख लेना, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आंसर आ जाएगा, ठीक है? जब ए डॉट बी आप निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ये कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? ये आपको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है? 11th क्लास में कोई भी आप स्टैंडर्ड किताब उठा के देख लीजिए, वहाँ पे दिया हुआ इसका डेरिवेशन, और वैसे भी आप कर लोगे, सिंपल ये प्रोडक्ट है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, तो आई डॉट आई क्या होगा? वन होगा। ए एक्स आई डॉट बी वाई जे, तो आई डॉट जे क्या होगा? जीरो होगा। ए एक्स आई डॉट बी जेड के, तो आई डॉट के क्या होगा? जीरो होगा। सिमिलरली ए वाई के लिए निकालो, ए जेड के लिए निकालो, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है? इतना आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे ही यहाँ पे ई डॉट डी आर क्या होगा? ई डॉट डी आर तुम्हारा होगा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू जे वाई, सॉरी डी वाई, चूंकि जे डॉट जे क्या होता है? वन होता है। ई वाई इंटू डी वाई, ऐसे ही क्या होगा बताओ? ई जेड इंटू डी जेड। ई जेड इंटू डी जेड, क्लियर है? बट डी वी इक्वल टू कितना होता है बताओ? माइनस ई डॉट डी आर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। ये क्लियर है? ठीक है? तो डी वी इक्वल टू क्या है आपका? ठीक है, डी वी आपका फाइनली वैल्यू आ गया, डी वी की वैल्यू आ गई माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड, ई जेड इंटू डी जेड, ठीक है? तो देखो ये डेरिवेशन पार्ट है, दिस इज डेरिवेशन पार्ट, ओके, दिस इज डेरिवेशन पार्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल दो तरह से पूछता है, ठीक है? दो तरह का न्यूमेरिकल से बनता है, ठीक है? तो पहला न्यूमेरिकल क्या बनता है देखो जरा यहाँ पे, हमने क्या किया? हमने पहला जो रिलेशन निकाला, ठीक है, रिलेशन वाज डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। क्लियर है? ये आपका पहला रिलेशन आया, ठीक है? पहला रिलेशन आया। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा? न्यूमेरिकल में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया रहेगा, ठीक है, और आपको निकालना होगा पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा उसको तो सिंपली सॉल्व कर दोगे तुम। सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। जैसे मान लो हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस जेड प्लस एक्स के कैप। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस जेड प्लस एक्स के कैप, ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है? तो 1 1 1 पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ओके? देखिए क्या कीजिएगा इसमें, क्या करना है? डीवी निकालना है ना,
डीवी निकालना है, पहले डीवी निकाल लीजिए, ठीक है, डीवी निकाल लीजिए। तो डीवी कितना है भाई, डीवी आपका है माइनस ई एक्स डी एक्स, और ई एक्स क्या है आपका, ये है आपका ई एक्स, ये वाला पार्ट जो है आपका ई एक्स है, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या है आपका ई वाई है, और ये पार्ट क्या है आपका ई जेड पार्ट है, ये है आपका ई जेड वाला पार्ट। क्लियर है? तो माइनस ई एक्स डी एक्स, तो माइनस ई एक्स डी एक्स का मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, माइनस ई वाई डी वाई, तो ई वाई कितना है भैया, ई वाई आपका है वाई प्लस जेड इंटू डी वाई, और माइनस ई जेड इंटू डी जेड, तो ई जेड वाला पार्ट कौन सा है, जेड प्लस एक्स इंटू डी जेड, ये क्लियर है, इंटू डी जेड, डी जेड। ओके, आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए आप इसे आप लिख सकते हैं माइनस एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी, माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स डी जेड, ऐसा आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, डीवी की जो वैल्यू है, डीवी की वैल्यू वो कितनी आई हमारे पास, डीवी की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, डीवी की वैल्यू है माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई डी वाई, और थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म आपका है, थर्ड टर्म आपका है माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स डी जेड माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स डी जेड। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो जरा ट्विस्ट क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट है यहाँ पे। ओके, ट्विस्ट क्या है देखो, पोटेंशियल V इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन जेड डी वाई माइनस इंटीग्रेशन जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी जेड, एक्स डी जेड। अब देखो यहाँ पे dx क्या है, dx के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो x क्या होगा, x वेरिएबल होगा, ठीक है, तो x dx क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके, एक्स स्क्वायर बाई टू। ऐसे यहाँ पे देखो dy के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्या होगा वाई स्क्वायर बाई टू, तो ये तुम्हारा हो गया भैया वाई स्क्वायर बाई टू, और जेड डी जेड, तो डी जेड, ठीक है, डी जेड क्या मतलब सॉरी जेड, जेड क्या कर रहा है, जेड ऑपरेट कर रहा है डी जेड के ऊपर, ठीक है भाई, तो कितना होगा जेड स्क्वायर बाई टू, जेड स्क्वायर बाई टू। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ओके, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे वाई डी एक्स है, क्या है वाई डी एक्स है, तो जब वाई डी एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, वाई को ऑपरेट मतलब सॉरी वाई और डी एक्स मतलब वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, मतलब वाई को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है एक्स। तो यहाँ ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये dx है, dx ठीक है dx, तो x वाले वेरिएबल के अलावा अदर जितने वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे जब यहाँ पे dx रहेगा। ऐसे यहाँ पे क्या तुम्हारा dy, तो y वाले वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल रहेंगे, अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट कंसीडर करके उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ देखो dz है तो z वाले क्या होंगे, z वाले वेरिएबल वहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे, अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, गुड। तो यहाँ y क्या होगा, y कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, तो माइनस वाई, और इंटीग्रेशन dx क्या होता है x होता है, तो माइनस एक्स वाई हो गया। ऐसे यहाँ देखो क्या होगा, माइनस जेड वाई, जेड वाई, ठीक है, माइनस जेड वाई, और यहाँ पे क्या होगा
माइनस जेड एक्स, गुड, जेड एक्स। अब पुट कर दो 1 1 1 वैल्यू, 1 x² 2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 × 1 कितना होगा भाई, 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 3 -3 -3/2, ठीक है, 3/2 कितना होगा, 3 2 जा 6 और -9/2 हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो देखो ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पोटेंशियल दिया रहता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना रहता है, तब क्या करोगे, ठीक है, तब क्या करोगे। So sometimes potential is given and you have to find out electric field. If potential is given, if electric potential is given, क्या गिवन है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन and we have to find out electric field, we have to find out electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या करोगे बताओ, तब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ट्विस्ट हो गया ना, तो हाउ टू ब्रेक दिस ट्विस्ट, इस ट्विस्ट को कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है, ये समस्या है। ठीक है, ये समस्या है, ठीक है, हाउ टू ब्रेक दिस ट्विस्ट। चलो एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, ये ट्विस्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, देखो क्या करोगे, dv इक्वल टू है -EX dx -EY dy -EZ dz, ऐसा दिया हुआ है ना जी, ऐसा गिवन है, गुड, गिवन है। नाउ सी, जब हम EX को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, EX को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि Y और Z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो Y कांस्टेंट है तो dy क्या होगा बताओ, dy होगा 0 और dz क्या होगा 0। तो देखो भाई EX इक्वल टू हम लिख सकते हैं -del v/del x, और यहाँ पे y और z कांस्टेंट होगा, ठीक है, y z कांस्टेंट होगा, दैट्स वाई dy इज 0 dz इज 0, ठीक है। यदि हमें EY निकालना है, EY ये होगा del v/del y, और y के अलावा जो अदर जो वेरिएबल्स हैं दैट इज x और z, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो dx क्या होगा 0 हो जाएगा और dz क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। ऐसे निकालना क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है x और z, ऐसे तुम्हें फाइंड आउट करना है EZ -del v/del z, तो क्या होगा, dx तुम्हारा 0 हो जाएगा, dy तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x और y कांस्टेंट है, x और y कांस्टेंट है, ये क्लियर है। तो ex है del v/del x, ey है del v/del y, ez है del v/del z, del z, तो देखो भैया, देयर फॉर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है बताओ, वो होता है EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZk कैप। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है भाई, वो क्या होता है, वो आपका होता है √(EX²) प्लस
ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ऐसा होता है। और ई एक्स कितना बताओ? ई एक्स है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई टर्म का होल स्क्वायर। डेल वी अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक प्रश्न देखो, प्रश्न से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट 1 2 3, ठीक है? तो फाइंड पोटेंशियल, एक मिनट एक मिनट, ठहरो। पोटेंशियल दिया हुआ, ठीक है? क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल दिया हुआ, तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो v इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड की वैसा दिया हुआ है, ठीक है? दिया हुआ है, और तुम्हें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से पॉइंट पे? तो पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, यानी एक्स तुम्हारा कितना है? एक्स तुम्हारा 1 है, वाई तुम्हारा कितना है? 2, और जेड तुम्हारा कितना है? 3 है, ठीक है? जेड तुम्हारा 3 है। एनी प्रॉब्लम बताओ? ई एक्स क्या होता है बताओ? डेल वी बाई डेल एक्स। एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बाहर निकाल दो इसको, वाई स्क्वायर जेड क्यूब डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हुआ? 1 1। ये हुआ माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब, कितना आया? माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। और वाई है आपका 2, वाई कितना है? 2, तो माइनस 2 स्क्वायर जेड क्यूब मतलब 3 क्यूब। 3 क्यूब, 2 स्क्वायर कितना होगा? 4, और 3 क्यूब कितना होगा बताओ? 3 3 9, 3 27, 27 4 जा कितना होगा? 108, 108, ठीक है? ऐसे ई वाई निकाल लो, ई वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई। वाई कितना है जी बताओ? हाँ कितना बताओ? एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यहाँ पे तुम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब x और z क्यू क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। डेल अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर कितना होगा? 2y, तो माइनस 2x वाई, ठीक है? वाई जेड क्यू माइनस 2x तुम्हारा है 1, वाई है 2, जेड है 3, माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, इंटू 27, ठीक है? 27, 27 इंटू 4 कितना होगा बताओ? 108। ओके, ऐसे इजेड निकाल लो। डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ तुम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये टर्म क्या कांस्टेंट हो जाएगा? जेड क्यूब कितना हो जाएगा बताओ?
डेल अपॉन डेल जेड, जेड ये 3z² हो जाएगा। ये आपका हो गया -3x y² z²। x है 1, y है 2, तो कितना हो गया 4, 4, z कितना भाई, z है 3, 3 का स्क्वायर। ये भी आ गया -108, -108। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EXI EYJ EZ के कितना है, ठीक है इतना है। कर दो इसको, क्या कहते हैं, स्क्वायर कर दो, निकाल लोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। √108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, ठीक है कितना होगा, 108 कॉमन ले लो। कॉमन ले लो 108 का स्क्वायर, तो 108 बाहर आ गया। ब्रैकेट में कितना बचेगा, √1113। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला, सॉरी यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स क्या है तुम्हारा, न्यूटन, चार्ज क्या है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ऐसा ही दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ये डेरिवेशन आएगा, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा करने का, ठीक है। एक्सप्लेन कर्ल ऑफ वेक्टर एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। कर्ल क्या होता है, देखो भाई, कर्ल समझो पहले, कर्ल को पहले होता क्या कर्ल। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, लाइंस है। और ये मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया, तो क्या हो रहा है कि ये चार्ज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसी को कर्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ल। तो कर्ल क्या है, कर्ल है किसी, सॉरी कर्ल क्या है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड, ठीक है, फील्ड एक्सटर्नल फील्ड। जब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपने पाथ पे क्या होता है, अपने पाथ पे कर्व हो जाता है, ठीक है, अपने पाथ पे रोटेट करता है, कर्ल ऑफ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज, द कर्ल ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस ए, ठीक है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू, देखो डेल की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम जानते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। आप सभी ने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, देख लीजिए पहले उसको रिकैप करते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि इफ देयर इज अ वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है AXI कैप, AYJ कैप और AZ के कैप, ये एक वेक्टर है। ऐसे ही मान लीजिए अदर वेक्टर बी है आपका, ठीक है, अदर वेक्टर आपका बी है, और बी की वैल्यू कितनी है, BXI कैप, BYJ कैप और BZ के कैप। ये अदर वेक्टर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन होता है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वो डिफाइन होता है इस तरह से, ये है आपका आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। और पहले क्या होगा, पहले हम ए वेक्टर के कंपोनेंट को लिखेंगे, तो ए एक्स कंपोनेंट
ए वाई कंपोनेंट ए जेड कंपोनेंट, बी एक्स कंपोनेंट बी वाई कंपोनेंट बी जेड कंपोनेंट। ये क्लियर है? बी जेड कंपोनेंट कंपोनेंट, ओके कंपोनेंट। ऐसे यहाँ पे देखो ऑन सिमिलर लाइन, जो डेल क्रॉस ए है, डेल क्रॉस ए, वेयर ए इज सम वेक्टर, ए इज सम वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ना आई कैप जे कैप के कैप के कैप, ठीक है भाई, के कैप। अब देखो ये डेल है, डेल इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो आप इसे लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। गुड। ए की जगह क्या लिखोगे बताओ? ए की जगह लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड। क्या लिखोगे? ए एक्स ए वाई ए जेड। देखो ये कर्ल का डेफिनेशन होता है, यही कर्ल है तुम्हारा, ठीक है, क्या तुम्हारा ये कर्ल है, कर्ल है। तो कर्ल क्या बताता है? कर्ल बताता है रोटेशन के बारे में, ठीक है, रोटेशन के बारे में। ओके, तो कर्ल इज सिंपली टॉक्स अबाउट रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, ओके, रोटेशन। तो इफ सम फील्ड इज रोटेशनल दैट मीन्स कर्ल इज नॉन जीरो, बट इफ सम फील्ड इज ई रोटेशनल, ठीक है, कि या सम फील्ड इज नॉन रोटेशनल, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कर्ल क्या होगा? कर्ल आपका देखो भाई, फॉर रोटेशनल फील्ड, रोटेशन इसका मतलब कर्ल का वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, और रोटेशनल फील्ड फील्ड कर्ल क्या होता है? कर्ल आपका जीरो होता है, ठीक है भाई, कर्ल आपका नॉन जीरो होता है, आई एम सॉरी, कर्ल क्या होता है? नॉन जीरो। रोटेट का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ टर्निंग हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ल आपका नॉन जीरो हो गया, कर्ल आपका नॉन जीरो हो गया, ठीक है, फॉर नॉन रोटेशनल फील्ड, ठीक है, फॉर नॉन रोटेशनल और ई रोटेशनल फील्ड। तो जब डेल क्रॉस ए आपका जीरो हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, डेल क्रॉस ए जीरो, ठीक है, डेल क्रॉस ए जीरो। यहाँ देखो पुराने एग्जाम्पल को फिर दोबारा देखो, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, अप्लाई नहीं किया था, इस केस में यहाँ पे क्या था? यहाँ तुम्हारा डेल क्रॉस ए जो था वो जीरो था। जैसे हमने फील्ड अप्लाई किया तो डेल क्रॉस ए क्या हुआ? नॉन जीरो हो गया, डेल क्रॉस तुम्हारा नॉन जीरो हो गया, ठीक है, इट बिकेम नॉन जीरो, ठीक है, इट बिकेम नॉन जीरो, ओके, नॉन जीरो। अब देखो इसी के आधार पे ना हम एक थ्योरम डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? देखो भाई, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जैसे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है कि सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल में, क्लियर है? वैसे स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है, लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। देखो क्या होता है, ये होता है ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ई, फॉर एनी वेक्टर ई, किसी वेक्टर ई के लिए, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ई, फॉर एनी वेक्टर ई, ई डॉट डी एल, ये तुम्हारा क्या लाइन इंटीग्रल है, क्या है तुम्हारा ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, ई डॉट डी एल। तो ई डॉट डी एल बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। दिस टू थ्योरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम एग्जाम में पक्का पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम में सर्टेनली पूछना चाहिए, ठीक है, ओके, पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो,
आपको प्रूव करना है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहले समझो पहले कर्ल और ग्रेडियंट होता है क्या। देखो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया, दो चीज़ों के बारे में बताया मैंने कि व्हाट इज क्या कहते हैं कर्ल, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। बट ग्रेडियंट हम लोग डिस्कस अभी तक नहीं किए, ठीक है। इसको डिस्कस हम लोग नहीं किया, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है इसको समझो जरा, ठीक है, समझो। देखो फील्ड जो है ना, फील्ड, फील्ड क्या होता है पहले इसको समझो। फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। फील्ड क्या होता है देखो, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने इन्फ्लुएंस को जो है, ठीक है, स्पेस में डिस्पर्स करेगा। क्लियर है। अब तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू को रखो, ठीक है। फिर क्या करो, सेम चार्ज को यहाँ पे ले जाओ और सेम चार्ज को यहाँ पे ले जाओ। फील्ड यहाँ भी है, ठीक है, फील्ड यहाँ भी है, ओके। जब चार्ज इस पॉइंट पे तो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ फोर्स थोड़ा डिक्रीज होगा, यहाँ फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या कम होते जा रहा है। तो फील्ड दो तरह का होता है, ठीक है, फील्ड दो तरह का होता है। एक स्केलर फील्ड होता है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक वेक्टर फील्ड होता है, ठीक है, वेक्टर फील्ड होता है। ओके, तो एक स्केलर फील्ड होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा। तो वेक्टर फील्ड इज फॉर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर फील्ड हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो देखो भाई, फॉर एनी वेक्टर फील्ड, फॉर एनी वेक्टर फील्ड ए, फॉर एनी वेक्टर फील्ड ए जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज डेल डॉट, एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ, गलती लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिए। फॉर एनी वेक्टर ए, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज, इसका डाइवर्जेंस होगा भाई, वो होगा डेल डॉट ए, डेल डॉट ए। क्लियर है, डेल डॉट ए, जहाँ पे डेल भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, ठीक है, ए भी वेक्टर है। कर्ल, कर्ल इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, ठीक है। यानी कि वेक्टर फील्ड के लिए दो चीजें डिफाइन होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक है। व्हाट अबाउट स्केलर फील्ड, फॉर एनी स्केलर फील्ड,
field, gradient is defined as, सॉरी स्केलर फील्ड है ना, तो यह वेक्टर का साइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज डेल ए, ठीक है, डेल ए। यहाँ पे देखो डेल क्या है तुम्हारा, डेल वेक्टर है, ए क्या है, स्केलर है, ए क्या है, स्केलर है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। तो जो वेक्टर ऑपरेट करता है स्केलर के ऊपर तो क्या मिलता है तुमको बताओ, वेक्टर। तो ग्रेडियंट क्या होगा बताओ, ग्रेडियंट क्या होगा, वेक्टर। लेकिन जब तुम वेक्टर फील्ड को ऑपरेट कराते हो डेल के ऊपर, ठीक है, डेल के ऊपर, तो एक तुम्हारा आता है डाइवर्जेंस, एक आता है कर्ल। तो डाइवर्जेंस तुम्हारा क्या है बताओ, स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर, ये तुम्हारा वेक्टर है, वेक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है क्या, वो शो करना है कि ये कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0, कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है भाई। तो पहले तुम ग्रेडियंट फाई निकाल लो, ठीक है, ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई जो होगा, ग्रेड फाइव क्या होगा बताओ, डेल बाई डेल एक्स आई कैप जे कैप के कैप फाई। यहाँ फाई स्केलर है, स्केलर मतलब नंबर, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ये क्लियर है ना। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कर्ल, इसका क्या करना है, कर्ल निकालना है, कर्ल निकालना है ना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो यू हैव टू फाइंड आउट डेल क्रॉस डेल फाई, डेल फाई, डेल क्रॉस, क्या निकालना है, डेल क्रॉस डेल फाई, कितना डेल बताओ, डी फाई बाई डी एक्स आई कैप, मैट्रिक्स उसको पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इफ यू विल पुट इनसाइड द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में आप इसको लिखोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा सा समय का अभाव हमारे पास, इस पर फासले में इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने करवा दिया। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, हमने करवा दिया आपको। तो देयर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज वेक्टर, ये भी आपने देख लिया ना कि कैसे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर क्या था, स्केलर क्या था, वेक्टर था। पाई क्या है, स्केलर है, इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब डेल को ऑपरेट कर रहे हो। तो डेल को ऑपरेट कर रहे हो तो क्या था डेल आपका, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये था ना भाई।
अब इसको आप ऑपरेट कर रहे हो किसी स्केलर पाई के ऊपर, पाई के ऊपर। तो आप जानते हैं ना कि वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर। वेक्टर, तो ये आपका आ गया वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर आ गया। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। देखो एक और डेरिवेशन, छोटा डेरिवेशन है, ये भी तुम देख लो, कहीं पूछते तो कर लेना इसको सॉल्व। क्या है डेरिवेशन देखो। हम्म, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रूव टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस सी, पी क्रॉस सी। यहाँ पी तुम्हारा क्या है, पी तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है कि एटॉमिक डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस पे, एटॉमिक डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब सेपरेट होगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो डाइपोल बनता कैसे, देखो मान लो तुम्हारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेट है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके ऊपर क्या है, प्रोटॉन क्लाउड जो है उसके ऊपर अटैच है, फिक्स है, इस से फिक्स किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, सॉरी, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक जो एक तरह का इंसुलेटर होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, फील्ड को अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करते हैं। देखो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इधर भाग जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू तुम्हारा इधर भागेगा। इसका शेप देखो कैसा होगा, इसका शेप जो है वो डंबल की तरह हो जाएगा, इट लुक्स लाइक डंबल, ऐसा डंबल की तरह होगा। माइनस क्यू तुम्हारा इधर होगा, प्लस क्यू तुम्हारा इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। बाद में और तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो क्या ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो ये तुमको सिस्टम दिख रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसमें ये डंबल वाला शेप है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो डिस्टेंस तुम्हारा होता है आर, ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है आर, ठीक है, आर, ये एटॉमिक डिस्टेंस होता है, क्या होता है, एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब थर्मियन के ऑर्डर का होता है, ठीक है। फर्मियन का मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। देखो भैया, हमने क्या किया, एक चार्ज लिया माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, ठीक है भाई। और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। कर दीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, चलिए अप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए भैया, इस पेन को देखिए ध्यान से जरा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, समझ रहे बात को, ठीक है। देखिए, तो, तो इधर फोर्स क्या ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। क्या होगा, ये घूम जाएगा ना ऐसे, घूमेगा ऐसे ऐसे, वही चीज यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ फोर्स तुम्हारा कितना है, प्लस क्यू ही, ठीक है जी। यहाँ कितना फोर्स है बताओ, माइनस क्यू ही, ठीक है। क्या करेगा ये, डांस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, डांस करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यदि ये पॉइंट तुम्हारा ओ है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये सिस्टम तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर चेंज कर दें इसका, चेंज कर दीजिए, ऐसे हो गया सिस्टम, ठीक है, ऐसे हो गया सिस्टम, क्लियर है।
अब देखो भैया, इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तुम्हारा है प्लस क्यू, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा है माइनस क्यू, माइनस क्यू इंटू ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होगा डाइपोल का? वेक्टर पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लेंगे, समझ रहे हैं बात को? और डाइपोल के बीच का सेपरेशन, ठीक है, ये सेपरेशन कितना है, ए और बी, ए बी, क्यू ए बी, ठीक है, ए बी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, ठीक है भाई, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा दैट इज एल टी आई। देखो इसका डी होगा ना, इसका इसका एल होगा, क्यू का क्या होता है, आई टी होता है, एल टी आई। इसे पढ़े होंगे 11वीं कक्षा में, अब नई चीज़ में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं जी? हाँ, ये नई चीज़ें नहीं है, ये ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 11th में, कैसे डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, और नई आपको ये समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, एक बार 11th तक किताब देखे जाके, ठीक है। 11th की बुक में जो पहला चैप्टर वहाँ दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, चलिए देखिए, देखिए तो हमें निकालना है टॉर्क, क्या निकालना है, टॉर्क। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हो कि टॉर्क डिपेंड करता है आर के ऊपर और एफ के ऊपर। तो जितना आर होगा उतना टॉर्क होगा, जितना एफ होगा उतना टॉर्क होगा। तो यहाँ पे दो फोर्स है, हमने जो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल इसमें दो फोर्स है ना, देखो यहाँ पे एक फोर्स तुम्हारा लग रहा है ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है तुम्हारा नीचे की तरफ। तो दो फोर्स है, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, दो होगा, ठीक है, दो डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टॉर्क होगा वो दो होगा भाई, ठीक है, दो टॉर्क होगा। तो देखो भाई, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, ठीक है जी, डाइपोल इज टाउ, टाउ इक्वल टू टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, टॉर्क वन है आर वन क्रॉस एफ वन, और टॉर्क टू है आर टू क्रॉस एफ टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर वन क्रॉस एफ वन, आर टू क्रॉस एफ टू, समझ रहे हैं जी, क्लास समझ में आ रहा है जी? चलो, अब देखो भाई, ये जो आर वन है, आर वन, आर वन वो कितना है तुम्हारा बताओ, ये ए है तो इसको ए डैश मान लीजिए, ठीक है, ए डैश। आर वन है तुम्हारा ओ ए डैश, आर वन है ओ ए डैश, और फोर्स कितना है, फोर्स है माइनस क्यू, माइनस क्यू, तो ओ ए डैश
माइनस क्यू प्लस प्लस R2 कितना है, R2 है तुम्हारा, तो बी डैश मान लीजिए, ओ बी डैश क्रॉस क्यू इंटू ई, नो प्रॉब्लम। अब इस माइनस को हम हटा देते हैं, ठीक है, कैसे हटा देते हैं देखो भाई, तो आप जानते हो ना वेक्टर लॉ से, ओ ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश ओ, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप लिख सकते हो भैया ए डैश ओ क्रॉस क्यू इंटू ई प्लस ओ बी डैश क्रॉस क्यू इंटू ई, ठीक है भाई। तो देखो क्रॉस क्यू ई कॉमन है ना, इट इज कॉमन, ले लीजिए कॉमन, ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश क्रॉस क्यू इंटू ई। और देखो क्यू जो है स्केलर है, स्केलर मतलब नंबर, चार्ज का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट वेक्टर। तो जो क्यू है इसको यहाँ रखो और यहाँ रखो, बात बराबर ही है, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, देखो भाई, देयरफॉर हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर क्यू ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश ओ बी डैश क्रॉस ई, ओके क्रॉस ई, ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश। अब देखो भाई, ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश बराबर क्या होगा, ए बी होगा ना, देखो यहाँ पे ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश कितना होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हो गया क्यू ए डैश बी डैश क्रॉस ई, क्यू ए डैश बी डैश क्रॉस ई, ठीक है ई। अब देखो क्यू इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये पी क्रॉस ई हो गया, पी क्रॉस ई हो गया प्रूव, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब यदि तुम्हें निकालना हो तो यहाँ देखो भाई, टॉर्क इक्वल टू आया तुम्हारे पास पी ई साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब मान लो हमें निकालना है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है वर्क डन। देखो वर्क डन जो होता है, वर्क डन डी डब्ल्यू, वो होता है टॉर्क डी थीटा, ठीक है, टॉर्क डी थीटा, कोई हम नई चीज़ नहीं बता रहे आपको, ठीक है, तो स्ट्रेंज होने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जानते हैं ना अच्छी तरह से, एफ डॉट डी आर, सेम जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, वो रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है, क्या हो जाता है आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क, सॉरी फोर्स का जो एनालॉगस टर्म है वो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क है, मतलब जो काम फोर्स करता है वही काम क्या करता है, टॉर्क करता है, टॉर्क करता है। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, क्लियर है, ठीक है। ऐसे टॉर्क क्या है, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट, इसका मतलब चीजों को टर्न करता है, ठीक है, टर्न करता है, टर्न करने का मतलब चीजों को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है, वो टॉर्क हो गया। और डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म में होगा, तो डी आर की जगह क्या हो गया, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, इट इज डी थीटा, टॉर्क डी थीटा, टॉर्क डी थीटा। अब देखो टॉर्क कितना है भाई, टॉर्क है तुम्हारा पी साइन थीटा, क्या है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो भैया डी डब्ल्यू है आपके पास पी साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा। अब देखो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड,
फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड डी यू क्या होता है, डी यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। देयर फॉर पोटेंशियल स्टोर जो होगा, पोटेंशियल स्टोर कितना हो जाएगा, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। लिमिट ले लो तुम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, ये जानते हो ना कैसे इंटीग्रेट करते हैं। गुड, तो लिमिट ले लो थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा, पी को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कितना है, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा डी थीटा कितना होगा बताओ, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 2 कितना हो जाएगा ये बताओ, माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, थीटा 2। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल स्टोर्ड इन डाइपोल, ठीक है, डाइपोल। तो देखो आज हमने मतलब बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, 5-7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया तकरीबन, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए आप, ओके, और इसको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, ओके। संभावित प्रश्न यही है, यही सब प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम के अंदर। तो 2-3 वीडियो हम और करेंगे और उसमें और भी जो संभावित प्रश्न होंगे उसको हम लोग ग्रेजुअली कवर करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ओके, टू टॉलरेट मी इन दिस लॉन्ग आवर ऑफ क्लास।